कल की कक्षा में हमने बेरोज़गारी की समस्या पे जब हम बात कर रहे थे तो बेरोज़गारी के लक्षणों की हम बात कर रहे थे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि जनसंख्या और शिक्षा का कितना गहरा संबंध है बेरोज़गारी से। जनसंख्या के बारे में यद्यपि हम पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, परंतु शिक्षा के बारे में हमने बहुत अधिक चर्चा इसके बारे में नहीं की। जनसंख्या माल्थस का सिद्धांत, अगर आपने माल्थस को कभी पढ़ा हो, वैसे आपके कोर्स में नहीं रहा है फर्स्ट ईयर में तो, और ना ही थर्ड ईयर में है, तो मैं आज आपको थोड़ा सा माल्थस के बारे में बताना चाहूँगी। माल्थस वो सामाजिक वैज्ञानिक रहे जिन्होंने जनसंख्या के बारे में एक विस्तार से चर्चा की थी, शोध किए थे, और उन्होंने ये बताया था कि जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ती है तो उसके साथ जो संसाधन हैं उन्हें पूर्ति करने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। अब माल्थस की बात अलग हो गई, मैं आपको एक सामान्य तौर पे बताती हूँ। जैसे जनसंख्या जो जिस गति से बढ़ रही है वो है 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, 32 की 64। आप समझ गए कि किस गति से बढ़ रही है, लेकिन जो आपके संसाधन है वो बिल्कुल उससे 90% नीचे वाली स्थिति में है कि संसाधन नहीं बढ़ सकते। विश्व का कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो, कहीं पर भी संसाधन इस गति से नहीं बढ़ सकते। तो आखिर में ऐसी क्या स्थिति है कि अगर जब नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? अगर जब इस गति से नहीं बढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जनसंख्या बेरोजगार होगी ही होगी। इसके लिए किसी राष्ट्र को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी। लेकिन विकसित देशों के साथ एक सकारात्मक बिंदु ये है, या जिसे हम पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं, कि वहाँ जनसंख्या इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ती और ना ही वहाँ इतनी अधिक जनसंख्या। जैसे मैं आज ही पढ़ रही थी कि न्यूजीलैंड की कुल मिला के जनसंख्या 50 लाख है और भारत की जनसंख्या तो 100 करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी है ना। तो अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे इन ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है जो बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा का देखिए, शिक्षा का मतलब सिर्फ आखर ज्ञान नहीं है, अक्षरों का ज्ञान नहीं कि आपने क ख ग घ पढ़ लिया या आ ई पढ़ लिया ना, या आप पुस्तक पढ़ने लगे, आप शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने लगे। सिर्फ ये नहीं है, शिक्षा आपको मुक्ति के द्वार खोलती है। किस चीज़ से मुक्ति? अंधविश्वास से मुक्ति, रूढ़िवादियों से मुक्ति सॉरी, और आपके भीतर तर्कशीलता को उत्पन्न करती है। तो ये शिक्षा किस प्रकार से बेरोजगारी की स्थिति को स्पष्ट कर सकती है कि देखिए, शिक्षित व्यक्ति कभी भी 2 संतान से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करेगा। जो शिक्षित व्यक्ति है और जिसका विवाह हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी संतान सिर्फ उसका दायित्व नहीं, इस देश का भी दायित्व है। परंतु जो शिक्षित व्यक्ति नहीं है, उसके भीतर ये भाव रहता है कि बच्चे तो ईश्वर की देन है, उन्हें आने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनसंख्या की गति को रोकने से। तो जनसंख्या और शिक्षा एक दूसरे से अंतर् संबंधित अवधारणाएं हैं। चलिए, हम जो पिछली कक्षा में बात कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि सरकारी स्तर पे और कौन कौन से प्रयास किए गए बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो कल तक हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना तक आपसे बात की थी। आज हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7 करोड़ लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना अवधि में सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त 3 वर्ष तक बच्चों में मृत्यु दर एवं कुपोषण कम करने पर भी बल दिया गया। देखिए, अब आप कहेंगे कि इन चीज़ों की कहाँ आवश्यकता है? रोजगार उपलब्ध करा दिया तो अलग से प्राथमिक शिक्षा की कहाँ आवश्यकता है? क्यों बच्चों से कुपोषण दूर करने की बात की जा रही है? देखिए, दोनों बिंदुओं पे अगर हम चर्चा करें तो पहला बिंदु इस बात पे इंगित करता है, जो बात मैंने आपको कही कि शिक्षा एक बेसिक एजुकेशन होना, कि आप
जीवन की सत्यता से परिचित हो सके, आप किताब पढ़ सकें, आप समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकें, इतना ज्ञान तो हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। अनपढ़ सदैव अंधेरे की ओर बढ़ता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति सदैव उजाले की ओर ही बढ़ता है। तो इस सत्यता से भारत सरकार सदैव से ही परिचित रही और इसीलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के प्रमोशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के बढ़ावे के लिए सरकार ने अलग से बजट रखा। और दूसरी बात आई कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रयास। तो कुपोषण से मुक्ति का प्रयास इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो व्यक्ति कुपोषित है वो कैसे देश के विकास में अपना सहयोग दे पाएगा, क्योंकि कुपोषित बालक कभी भी एक स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता और जब वो स्वस्थ नहीं है तो देश की उन्नति में वो कैसे सहायक हो सकेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाया उसके बारे में हम जानते हैं। सन 1957 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 1980, 1982 तथा 1984 में संशोधन करके इसे निर्धनता उन्मूलन तथा बेरोजगारी उन्मूलन के लिए अधिक प्रभावशाली बनाया है। दूसरा, सन 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। तीसरा, सन 1983-84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। विकलांगों तथा शिक्षित बेकारों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई। और चौथा, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों को आरक्षण सुविधाएं देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। अब बात हम इसके बात करते हैं कि और कौन सी योजनाएं। तो सन 1983 में स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। काम के बदले अनाज देने की योजना भी बनाई गई। 7वीं, 8वीं, 9वीं तथा 10वीं योजना में रोजगार के अवसरों की वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7 करोड़ लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार ने अनेक प्रयास किए परंतु सफलता बहुत अधिक नहीं मिल पाई और उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। मान लीजिए कि जब भी कोई सरकार अपना लक्ष्य निर्धारित करती है उस समय और भी अनेक चुनौतियां सरकार के सामने सामाजिक, सांस्कृतिक और अनेक प्रकार की चुनौतियां अगर सामने आ जाती हैं तो उन आर्थिक योजनाओं पर कुठाराघात होता है। यह स्पष्ट है कि सरकार की मंशा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी मंशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेते हुए नागरिकों के उत्थान की भूमिका निभाते हुए उनका एक ही मोटिव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है कि देश के नागरिकों का उत्थान हो। परंतु जब कोई आपदा, विपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, अब जैसे अभी कोविड-19 जैसी महामारी अगर कुछ आ जाती है तो ऐसी स्थितियों में सरकार अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है और चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, विश्व भर के राष्ट्रों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी ये स्थिति देखने को मिलती है और वहाँ विकास की गति धीमी हो जाती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस बात पे आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने के बनस्पत ये देखने की चेष्टा करें, ये विश्लेषण करने की चेष्टा करें कि क्यों करके वो जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है, वो लक्ष्य अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए हैं और उनमें हम अपना कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो लक्ष्य अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाएँ। ठीक है, अब हम देखेंगे बेरोजगारी का उपचार। क्या है बेरोजगारी का उपचार? बेरोजगारी भारत में आज एक अत्यधिक गंभीर समस्या मानी जाती है, ये तो सर्वविदित है, सबको पता है। इसलिए सरकार इसके निराकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है। आज भारत में यदि सामाजिक विघटन के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी भी विघटन का एक प्रमुख कारण है। देखिए, स्वाभाविक है, जो व्यक्ति बेरोजगार है वो अपराध की ओर बढ़ेगा, वो आत्महत्या कर सकता है अपने जीवन से निराश होकर। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है, देखिए ऐसी संभावना रहती है, परंतु ये एक दुखद चीज़ है कि हम जीवन में संघर्ष करने के बजाय मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचना ज़्यादा सहज समझते हैं, जो कि कभी भी प्रशंसनीय कदम नहीं है। ऐसा कदम कायर लोग ही उठाते हैं। जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो प्रयास है, प्रयास है तो सफलता है, पर इन सब के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी पेशेंस, आपका सब्र, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आपका अथक परिश्रम
तब तक प्रयास करते रहना जब तक कि आपको आपकी सफलता प्राप्त नहीं हो जाए, जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। हो सकता है किसी को ये सफलता 2 वर्षों में प्राप्त हो, किसी को ये सफलता 10 वर्षों में प्राप्त हो, परंतु इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि आप अपनी सफलता से हार मान लें और जीवन को समाप्त करने की ओर अग्रसर हों। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जीवन स्वयं का अकेला नहीं है, हमारे पीछे हमारे परिवार के सदस्य हैं जो हमारे इस कदम से बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि कमज़ोर युवक और युवतियां इस प्रकार के कदम उठाते हैं कि जब उनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो वो कई बार ऐसा देखने में आया कि जीवन समाप्ति का निर्णय लेते हैं और आत्महत्या जैसे घातक कदमों की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उचित कार्य नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोग बेरोजगार हैं, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए चोरी करना, डकैती करना, अपहरण करना, ये इस तरह के अपराधों में भी उनके संलग्न होने की संभावना रहती है। परंतु किसी भी प्रकार की अंतोदगतवा, किसी भी प्रकार का जो अपराध है उसका अंतोदगतवा परिणाम तो सज़ा और जेल ही होती है। तो ये बात दृष्टिगोचर रखते हुए, बात ध्यान में रखते हुए हमें अपने हर कदम को बहुत फूंक कर चलाना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम आम चुनावों में भी सभी पार्टियों के घोषणा पत्र को देखें तो सबने इस बात को दोहराया कि वो बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो बावजूद इसके अगर बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही है तो उसका सर्वप्रमुख कारण है कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि सभी की ओर से अथक प्रयास होंगे, सबकी मंशा बहुत सकारात्मक होती है, कोई भी अपने देश के युवाओं को धोखा नहीं देता, सभी सरकारें अपनी तरफ से अथक प्रयास करती हैं। बावजूद उसके अगर ये लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे तो उसके पीछे एक स्पष्ट कारण है बहुल मात्रा में जनसंख्या का होना। तो अब सर्वप्रथम इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण करके बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है, इसी कारण यहाँ बेरोजगारी और निर्धनता जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जनसंख्या कम करने की शिक्षा दी जानी आवश्यक है और इसके लिए ये तार्किक तौर पर ये बताया जाना आवश्यक है। और मैं समझती हूँ कि ऐसा प्राथमिक शिक्षा से ही इस प्रकार के कार्य आरंभ हो जाने चाहिए कि जनसंख्या कम होने से समाज को और देश को किस प्रकार का लाभ मिल सकता है। और ये प्रयास सिर्फ बच्चों तक ही न सीमित नहीं होने चाहिए, अपितु अब जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको भी इस प्रकार का जानकारी देनी आवश्यक है। और मैं एक बात, मेरा ये विश्वास है कि कभी भी पैम्पलेट या मौखिक तौर पर दी गई जानकारी उतना प्रभाव नहीं डालती जितना कि दृश्य और श्रव्य, मतलब देखना और सुनना दोनों साथ में हो। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ के माध्यम से दिखाए जाने की बेहद आवश्यकता है, बेहद ज़रूरी है, जो समाज में एक ज्ञान की रोशनी उजागर कर सके और लोगों को के मन मस्तिष्क में इस बात को बिठा सके कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार के से समाज और देश के विकास में घातक है। तत्पश्चात हम ये देखते हैं कि और कौन से कदम है। तो दूसरा कदम उठाया जा सकता है कृषि क्षेत्र में सुधार की। कृषि क्षेत्र में सुधार करके भी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। सिंचाई साधनों में सुधार, कृषि के यंत्रीकरण, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषकों को पर्याप्त सहायता और प्रशिक्षण देकर तथा कृषकों को सहायक उद्योग धंधों में जोड़कर भी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नियोजित, प्लान वे से जो औद्योगिकीकरण किया गया है, औद्योगिक विकास से नियोजित करके पिछड़े क्षेत्रों में जो कारखाने खोलकर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। तो सरकार ये ध्यान केंद्रित कर सकती है कि जहां बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है वहां कुछ इस तरह के कल कारखाने बनाए जाएं जहां कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक संलग्न हो सकें। ऐसी स्थिति में भी
उनके लिए रोज़गार उत्पन्न होगा और बेरोज़गारी की स्थिति दूर होगी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि शिक्षा में सुधार। अभी मैंने कक्षा के आरंभ में ही शिक्षा के महत्व को आपको बताया कि किस प्रकार से शिक्षा देश के भावी भविष्य को बदल सकती है। जिस देश में जितना अधिक शिक्षा होगी वो देश उतनी ही तीव्र गति से उन्नति करेगा। शिक्षा आपके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो खोलती है वो है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध क्या है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए कहीं बहुत तेज़ बरसात हुई और कहीं बिल्कुल अकाल पड़ गया, तो हम ये मानते हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, वो लोग ये मान के चलते, क्योंकि शिक्षा, मैंने अभी जैसे आपको कहा कि शिक्षा आपको मुक्ति दिलाती है अंधविश्वास है, शिक्षा आपको तर्कशील बनाती है, शिक्षा कार्य कारण संबंध जोड़ने में आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है। परंतु अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, ये ईश्वर का प्रकोप था, ये अकाल आया, ये ईश्वर का प्रकोप था। अगर बरसात बहुत तेज़ी से बरसात हुई, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। परंतु ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक तौर तरीके से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हवा के दबाव के कारण कहीं बरसात हुई है, कहीं बरसात नहीं हुई है। तो ये पूरा एक जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि बरसात के पीछे कौन सा रोल प्ले करता है। और ये तर्क जब आपके भीतर पैदा हो जाता है तो वो आपको बहुत अधिक ज्ञानी तो बाद में बनाता है, पहले आपको जीवन की जो सत्यताएं हैं उनसे परिचित कराता है और ये द्वार खोलता है, ये सोच विकसित करता है कि आप कैसे जीवन में उन्नति कर पाएंगे और कैसे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आप उनका सामना कर पाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं 5वां जो उपाय है वो है रोजगार कार्यालयों को प्रभावकारी बनाना। यहाँ ये देखते हैं कि अधिकतर ये सरकार का प्रावधान रहा कि हर ज़िले में एक रोजगार कार्यालय हो, जहाँ जाके बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ये रोजगार कार्यालय आपको परिचित करवाएं, वो कुछ इस तरह के ओरिएंटेशन कोर्सेज कराएं, कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम कराएं जहां भावी समय में किस प्रकार की रोजगार की संभावना है, किस प्रकार की नौकरियों में किस प्रकार से आपको आवेदन करना चाहिए, किस प्रकार की नौकरियों की उपलब्धता आने वाले समय में बढ़ सकती है, उसके संबंध में आप आगे कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ रोजगार कार्यालय को एक प्रभावकारी भूमिका में स्थापित कर सकती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक बुराइयां। जो सामाजिक बुराइयों की समाप्ति होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर देखिए व्यक्ति जो कम कमा रहा है वो भी संतुष्टपूर्ण जीवन जी सकता है अगर ये सामाजिक बुराइयां दोनों, जैसे कि भारत में दहेज प्रथा बहुत सारी, ये अपने आप में तो एक सामाजिक बुराई है लेकिन ये अनेक सामाजिक विकारों को जन्म देती है। इसके कारण ही लोग भ्रष्टाचार में भी लिप्त होते हैं कि जब किसी व्यक्ति को लगता है, ईमानदार व्यक्ति को लगता है कि सिर्फ उसकी बिटिया की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो बहुत सारी दहेज की राशि उपलब्ध नहीं करा पा रहा, तो ऐसे में वो भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 7वां सरकारी योजनाओं को प्रभावकारी बनाना। तो यहाँ हम देखेंगे कि सरकार ने बेरोजगारी व निर्धनता की रोकथाम के लिए जो योजनाएं बनाई हैं। देखिए बच्चों, योजनाएं सैकड़ों बनती हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो बॉडी होती है, जो प्रभावशील कार्य प्रणाली स्थापित करने वाली जो एजेंसी होती है, जो संस्था होती है, वो कौन सी है? सरकारी कार्यालय में काम करने वाले अफसर और बाबू। ठीक है। अब अगर इनके बीच में तारतम्य होता है और सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित योजनाएं हैं अगर उनका ईमानदारी से कार्यान्वयन किया जाता है तो यकीनन बेरोजगारी की समस्या ही नहीं और भी जो सामाजिक समस्याएं हैं जिनके लिए सरकारी स्तर पर करोड़ों रुपए के बजट दिए जाते हैं उनसे निपटा जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं रोजगार अवसरों में वृद्धि। अब रोजगार के अवसरों में कैसे वृद्धि होगी ये मैं पहले भी आपको थोड़ा बहुत चर्चा की थी, और ख़ासकर स्वरोजगार एक ऐसा कि मैं बार बार आपसे जो दोहरा रही हूँ कि रोजगार ढूंढने वाले ना बने, नौकरी ढूंढने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो इस दृष्टिकोण में आपको सबसे अधिक सहायता कौन करेगा? स्वरोजगार। आप स्वयं अपने भीतर वो स्किल पैदा करें, अपने भीतर वो कौशल पैदा करें जिससे आप रोजगार की ओर उन्मुख हो सके।
तो इन सब उपायों के अतिरिक्त श्रमिकों को पर्याप्त वेतन उपलब्ध कराना, विकलांगों के पुनर्वास की योजना बनाना, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, इन सारे उपायों को अपनाकर हम देश में एक बेहतर स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा ये करती हूँ कि हमने जो कुछ भी पढ़ा, आज आपका ये जो बेरोज़गारी से संबंधित जो आपका अध्याय था वो समाप्त हो गया है। तो हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आपने भलीभांति समझने की कोशिश की होगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का, जिनकी अध्ययन सामग्री को हमने विद्यार्थी हितार्थ प्रयुक्त किया है। और बच्चों, आशा करती हूँ कि आज जो कुछ हमने पढ़ा है उसे आप समझने की चेष्टा करेंगे। आज ये अध्याय समाप्त हो गया। आने वाली कक्षा में हम और किसी सामाजिक समस्या को आपके लिए, आपके चिंतन और मनन के लिए लेकर आएंगे। तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि आप अपने जो आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके प्रति सिंसियरली जो कुछ भी आपको नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं और जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।